Hello everyone, welcome to Ajmalayas Academy. Today we'll be discussing current affairs from 24th of January to 30th of January. So let's start. तो जो न्यूज़ है, जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। हमारी पहली न्यूज़ रिलेटेड है साइबर गवर्नेंस से। तो हमारी सेकंड न्यूज़ जो है वो रिलेटेड है एनर्जी सिक्योरिटी से विद रिस्पेक्ट टू सोलर सेल्स मैन्युफैक्चरिंग। सेकंड आर्टिकल हमारा रिलेटेड है बेस ईयर रिवीजन से। एंड उसके बाद हमारा एक आर्टिकल है जो कि लेबर रिफॉर्म से रिलेटेड है। एंड द फोर्थ आर्टिकल इज रिलेटेड टू टूरिज्म सेक्टर। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट ग्लोबल साइबर गवर्नेंस फ्रेमवर्क एंड इट इज़ ब्रोकन इन नेचर। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो देखिए, इसकी हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो इनिशियली इंटरनेट इतना ज़्यादा प्रिविलेंट नहीं था। एंड जो है इनिशियली जो कंट्रीज़ थी वो बात करती थी फ्रीडम ऑफ इंटरनेट होना चाहिए, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए इनिशियल ईयर्स में। बट विद टाइम क्या हुआ कि मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग ऑन द इंटरनेट। ई कॉमर्स बहुत तेज़ी से ग्रो किया, ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल ट्रांजैक्शंस, ठीक है, डेटा स्टोरेज, हर चीज़ आजकल आप देखेंगे इंटरनेट पे अवेलेबल है, क्लाउड सर्विसेज में अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ा विद रिस्पेक्ट टू द सिटीजन्स और द कंट्रीज इन एनी कॉर्नर ऑफ द ग्लोब। ठीक है, तो जब जैसे जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल लोगों की ज़िंदगी में बढ़ने लगा, वैसे वैसे इंटरनेट का पावर बढ़ने लगा। एंड कहा जाता है कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल। तो आज की डेट में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे जैसे डेटा का इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लुएंसिंग इलेक्शंस, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसीज़, इन्फ्लुएंसिंग प्रोटेस्ट, आज आप देखेंगे अलग अलग कंट्रीज़ में जो प्रोटेस्ट हो रही हैं कहीं ना कहीं उसको इंटरनेट फ्यूल कर रहा है, उसको सोशल मीडिया फ्यूल कर रहा है। तो वैसे वैसे कंट्रीज़ जो हैं अक्रॉस द ग्लोब कहीं ना कहीं वो रूल्स फ्रेम करना शुरू कर देती हैं। अच्छा, जैसे ही इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ता है, डेटा स्टोरेज की बात होती है, वैसे ही ऑनलाइन क्राइम्स, साइबर क्राइम्स भी बढ़ने लगते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स और भी बहुत सारे जो फ्रॉड्स हैं, ठीक है, दीज ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन एंड ऑल। तो कहीं ना कहीं एक एक बात होती है ग्लोबल लेवल पे कि कहीं ना कहीं जो इंटरनेट है ये एक ग्लोबल गुड है। ग्लोबल लेवल पे इसके रेगुलेशंस होनी चाहिए, ग्लोबल लेवल पे जो है इसके रूल्स बनने चाहिए। एंड हर कंट्री अक्रॉस द ग्लोब वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ग्लोबल फ्रेमवर्क हो इंटरनेट को रेगुलेट करने के लिए, एक रूल बुक होनी चाहिए जिससे इंटरनेट को रेगुलेट किया जा सके। बट जब ये बात आती है रूल्स बनाने की तो कहीं ना कहीं अक्रॉस द ग्लोब तो पूरा वर्ल्ड जो है वो बढ़ जाता है दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में। क्योंकि अगर यूएसए कुछ रूल्स लेके आता है तो वो चाइना को नहीं पसंद होते या रशिया को नहीं पसंद होते, रशिया कुछ रूल्स लेके आता है तो यूएसए को नहीं पसंद होते। तो एक कंसेंसस बिल्डिंग हो ही नहीं पा रही है कि कैसे इंटरनेट को रेगुलेट किया जाए। उसी सीरीज में ये आर्टिकल है और आर्टिकल कहता है कि ग्लोबल कंसेंसस जो है सेफ एआई होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। तो ग्लोबली हर कंट्री बोल रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आने वाले टाइम में इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, तो सेफ एआई को हम प्रमोट करें, ट्रस्टवर्दी इंटरनेट होना चाहिए। ठीक है, बट उसके ऊपर कोई अग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। एग्रीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि कोई रूल बुक डिफाइन नहीं हो पा रही। अगर यूएसए लॉज लेके आ रहा है, जैसे यूएसए लेके आया बुडापेस्ट कन्वेंशन विथ रिस्पेक्ट टू साइबर रेगुलेशन, ठीक है, एंड इसमें जो है यूएसए बात करता है इंडिविजुअल राइट्स की, इंडिविजुअल राइट्स की, ठीक है। तो जब यूएसए बुडापेस्ट कन्वेंशन लेके आता है तो चाइना एंड रशिया दे गो अगेंस्ट बुडापेस्ट कन्वेंशन एंड दे डू नॉट agree with the terms and condition given in this convention with respect to regulation of the internet at the global level। तो फिर रशिया और चाइना जो है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आते हैं which is said to be हनोई कन्वेंशन। हनोई इज अ प्लेस इन वियतनाम, इट्स कैपिटल ऑफ वियतनाम, ठीक है। तो हनोई कन्वेंशन लेके आते हैं विच इज सपोर्टेड बाय और बैक्ड बाय रशिया एंड चाइना। एंड यूएन भी बाद में इसी को ही यूएन भी इसी को अडॉप्ट करता है, ठीक है। यूएन अडॉप्ट्स कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम, जिसको हम हनोई कन्वेंशन बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कैसे ग्लोबल लेवल पे साइबर गवर्नेंस को लेके जो खेमे में बटा हुआ है ग्लोबल वर्ल्ड। और इंडिया का इसमें रिस्पॉन्स क्या रहा है? इंडिया ने ना ही बुडापेस्ट कन्वेंशन को फॉलो करने के लिए हामी भरी है और ना ही इट फॉलोज द कन्वेंशन ऑफ हनोई, ठीक है। इंडिया का कहना है कि हम दोनों से ही सहमत नहीं है,
एंड इंडिया के अपने खुद के कंसर्न्स हैं, और वो कंसर्न्स क्या हैं तो उसके बारे में हम देख लें। इंडिया स्टैंड क्या है? इंडिया ने रिफ्यूज टू साइन किया है, चाहे वो बुडापेस्ट कन्वेंशन हो चाहे वो हनोई कन्वेंशन हो। और क्यों साइन करने से मना किया है इसको देख लेते हैं एक बार। इंडिया का कहना है कि जो है प्राइवेसी कंसर्न्स का है। इंडिया में बेसिकली सिटीजन्स की प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, पुत्तास्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट बोला गया था। ऑल राइट, तो इंडिया में सिटीजन्स प्राइवेसी को कहीं जो है मिसयूज ना किया जाए सिटीजन्स की इंफॉर्मेशन का। तो इस रिस्पेक्ट में जो ग्लोबल गवर्नेंस के रूल्स हैं उसमें सेफगार्ड्स नहीं है। एंड अगर आप देखेंगे तो इन बहुत सारी ग्लोबल टेक जाइंट्स हैं जिनका इस्तेमाल इंडिया में सिटीजन्स कर रहे हैं। जैसे कि आप अमेजन देख लें, फेसबुक देख लें, व्हाट्सएप देख लें, ये सब इंडियन कंपनीज नहीं है, ये बाहर की कंपनीज है। एंड कहीं ना कहीं ये सारा डेटा इंडिया से बाहर जा रहा होगा। ठीक है, तो उसी सीरीज में इंडिया इज़ वेरी मच वेरी कि कहीं ये जो हमारे सिटीजन्स का डेटा है इसका मिसयूज ना किया जाए। तो इंडिया के प्राइवेसी कंसर्न्स हैं। साथ ही साथ इंडिया टॉक्स अबाउट डेटा लोकलाइजेशन, कि इंडिया का डेटा जो है वो इंडिया में ही रहे और इंडिया से बाहर ना जाए। ऑल राइट, ठीक है, तो वही ह्यूमन राइट्स कंसर्न है इंडिया के। अच्छा, सीरियस क्राइम की डेफिनेशन इन कन्वेंशन में क्लियरिटी से प्रेजेंट नहीं की गई है। ठीक है, और इसमें जो है इन 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 कन्वेंशंस का मिसयूज़ किया जा सकता है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ जो ज़्यादा डेटा अपने पास अक्यूमुलेट करेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि ज़्यादातर जो टेक जाइंट्स कंपनीज है वो यूएसए बेस्ड हैं, तो सारा डेटा जो पहुंचेगा यूएसए के पास पहुंचेगा। एंड कहीं ना कहीं इंडिया इस चीज़ से इनसिक्योर है कि इंडिया का डेटा इंडिया में ही रहे, इंडिया से बाहर ना जाए। So these are few concerns because of which India has not signed any of the conventions, because the insecurities of India are not being addressed. All right. ठीक है, तो बुडापेस्ट कन्वेंशन जो था, जो कि वेस्टर्न लेड है, इट हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय इंडिया बिकॉज ऑफ colonial hangover, ड्राफ्टेड विदाउट डेवलपिंग नेशंस कंसेंट। तो जो बुडापेस्ट कन्वेंशन आया था उसमें इंडिया से पूछा ही नहीं गया था कि क्या रिफॉर्म सजेस्ट करें आप या फिर। ठीक है, so that is why India doesn't follows Budapest Convention, and India also abstained from voting in Russia China backed Hanoi Convention। ठीक है, ऑल राइट, तो ये न्यूज़ आर्टिकल था हमारा विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल गवर्नेंस। ऑल राइट, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आप याद रखें कि हनोई कन्वेंशन किस चीज़ से रिलेटेड है एंड बुडापेस्ट कन्वेंशन किस चीज़ से रिलेटेड है, एंड क्या इंडिया ने इन दोनों में से किसी कन्वेंशन पे साइन किया है या नहीं किया है। तो ये दोनों कन्वेंशन पे हो सकता है प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। सोलर मैन्युफैक्चरिंग, सोलर मैन्युफैक्चरिंग द अपस्ट्रीम चैलेंज। अपस्ट्रीम चैलेंज, अब ये अपस्ट्रीम चैलेंज क्या है सोलर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। तो अगर मैं इसकी बात करूं इस अपस्ट्रीम चैलेंज की, तो देखिए देखिए क्या होता है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन, कंज्यूमर, ठीक है, देखिए किसी भी चीज़ के बनने में, किसी भी चीज़ के बनने में और उसका एंड कंज्यूमर तक पहुंचने में, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सप्लाई चेन। ऑलराइट, जब कोई चीज़ बन रही होती है तो उसका रॉ मटेरियल के प्रोक्योरमेंट से लेके उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी असेंबली, उस सामान की जो है ट्रांसपोर्टेशन और एंड कंज्यूमर तक जब तक वो पहुंचता नहीं है, इस पूरी चेन को हम बोलते हैं सप्लाई चेन। ठीक है, और इस सप्लाई चेन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है अपस्ट्रीम और एक होता है डाउनस्ट्रीम। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अपस्ट्रीम लेवल पे कि सोलर जो सेल्स बन रहे हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो सोलर सेल्स बनाए जा रहे हैं, जो हमारे रूफ टॉप जो घर में छतों पे रखे जा रहे हैं, जिससे हम लोग जो है बिजली इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कैसे उन सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग में अपस्ट्रीम में क्या इश्यूज आ रहे हैं, अपस्ट्रीम चैलेंज क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मतलब रॉ मटेरियल्स के प्रोक्योरमेंट से लेके उनके प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग तक क्या इश्यूज आ रहे हैं उसकी हम बात करेंगे कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग के अपस्ट्रीम में चैलेंज क्या है। ऑल राइट, तो आइए देखते हैं। देखिए
इंडिया में जो है सोलर जो पैनल्स बनते हैं, ठीक है ना, सोलर पैनल्स के लिए जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है वो होता है सिलिकन। क्या होता है? सिलिकन, सिलिका सॉरी, वो होता है सिलिका, सॉरी, वो होता है सिलिका, एंड सिलिका इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैंड। ठीक है, इस सिलिका से बनता है पॉलीसिलिकन। क्या बनता है? पॉलीसिलिकन। और ये जो पॉलीसिलिकन बनता है, पॉलीसिलिकन जो बनता है, इस प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी एक्सटेंसिव प्रोसेस है, ये एनर्जी एक्सटेंसिव, एनर्जी एक्सटेंसिव प्रोसेस है, और बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है इसमें, पैसा बहुत लगता है। ठीक है, पैसा बहुत बहुत लगता है। ठीक है, अच्छा, फिर पॉलीसिलिकन के बाद जो बनता है, इनगॉट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? इनगॉट्स बनते हैं। फिर इनगॉट्स बनने के बाद वेफर्स बनते हैं, और फिर इन वेफर्स को कंबाइन किया जाता है, असेंबल किया जाता है, और इनसे सोलर पैनल्स बनाए जाते हैं। क्या बनाया जाता है? सोलर पैनल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, क्या बनाए जाते हैं? सोलर पैनल्स बनाए जाते हैं। तो क्या मालूम हुआ? तो इसमें ये मालूम चला कि जो सोलर पैनल्स बनते हैं, जो फोटोवोल्टाइक्स हैं जिससे रेन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो बनते हैं सिलिका, जो कि एक तरीके की सैंड है, और उस सैंड से बनता है पॉलीसिलिकन। जो, और ये जो प्रोसेस है ना, सिलिका से पॉलीसिलिकन बनने का और फिर उससे इनगॉट्स बनने का, ये जो प्रोसेस है, इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगती है, और बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। ऑलराइट, तो अगर हम बात करें सिलिका से पॉलीसिलिकॉन बनने की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, उसमें इंडिया एब्सेंट है। इंडिया में ये बनता ही नहीं है, सिलिका से पॉलीसिलिकॉन हमारे पास फैक्ट्रीज ही नहीं है। फिर अगर हम बात करें पॉलीसिलिकॉन से इनगॉट्स बनाने की, तो वहाँ पे भी इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी निल है, हमारे यहाँ बनता ही नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें वेफर्स बनाने की, तो वो वहाँ पे भी इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत कम है। तो मालूम ये चला कि इंडिया में जो बेस है जिससे सोलर पैनल्स बनते हैं, जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे सोलर पैनल्स बनते हैं, जो बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं जिनकी प्रोसेसिंग होने के बाद सोलर पैनल्स बनते हैं, वो एब्सेंट है इंडिया में। इंडिया में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ही नहीं है। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं? हमारे यहाँ सोलर पैनल्स का असेंबली होता है, तो हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करती हैं? वेफर्स, इनगॉट्स, ये सब चाइना से मंगा लेते हैं, और फिर इन्हीं वेफर्स को, इनगॉट्स को, इनको ही जो है, इनको असेंबल करके सोलर पैनल्स बनाकर इसको इंडिया में बेचा जा रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास बेसिकली जो अपस्ट्रीम में जो चीज़ें चाहिए, जैसे रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे कि पॉलीसिलिकॉन बनाने की फैक्ट्रीज चाहिए, जैसे वेफर्स बनाने की फैक्ट्रीज चाहिए, वो एब्सेंट है। हम क्या करते हैं? हम चाइना से ही ये सारी चीज़ें इंपोर्ट कराते हैं, और चाइना से ये सारी चीज़ों को इंपोर्ट कराने के बाद हम इंडिया में असेंबल करके उनको बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझें ऐसे कि जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चिप हो गया, उसकी बॉडी हो गई, और उसमें जो लगने वाली बैटरीज हैं, वो सब इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही। हम क्या कर रहे हैं? चाइना से ये सारी चीज़ें मंगा रहे हैं, और उनको उसमें नट बोल्ट लगा के, जोड़ के, जो है असेंबल करके इंडिया में बेच रहे हैं। तो हमारी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है विद रिस्पेक्ट टू मोबाइल फोन्स नहीं है। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दिया आपको ये समझाने के लिए कि किस तरह हमारे पास सोलर मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेसिटी है अपस्ट्रीम लेवल पे वो है ही नहीं। हम डाउनस्ट्रीम के लेवल पे, हम असेंबली के स्टेज पे बहुत अच्छा कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सोलर पैनल्स, बट अपस्ट्रीम लेवल पे जहाँ पे हमें जो जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे सोलर पैनल्स बनते हैं, उसके लिए हमें डिपेंडेंट होना पड़ रहा है किसके पास? चाइना के ऊपर। ऑल राइट, आइए देखते हैं। ठीक है, एज ऑफ 2025 नेग्लिजिबल कॉमर्शियल पॉलीसिलिकॉन प्रोडक्शन, ठीक है, 80 to 90% हमारा डिपेंडेंस है किसके ऊपर? चाइना के ऊपर। तो कहीं ना कहीं हम हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए चाइना पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन चाइना। और अब आप ये सोचिए कि अगर हमें चाइना जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए सोलर पैनल्स बनाने के लिए, वो हमें देना बंद करते, तो हमारे देश में जो फैक्ट्रीज इन असेंबली लाइंस में डिपेंडेंट है, जो लोग नौकरियां कर रहे हैं इन सोलर पैनल्स के असेंबली को कराने में, तो वो सारी फैक्ट्रीज शट डाउन हो जाएंगी। प्लस साथ ही साथ हमारी डिपेंडेंसी विद रिस्पेक्ट टू हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, घर घर में आजकल जो है बड़ी सारी स्कीम्स चल रही हैं हमारे यहाँ, जहाँ पे सोलर पैनल्स घर में लगवाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं चाइना पे। अगर चाइना हमें वो इंग्रेडिएंट्स देना बंद कर देगा, तो कहीं ना कहीं हमारे घर में जो रखे सोलर पैनल्स हैं, आने वाले टाइम में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें उन सोलर पैनल्स की शॉर्टेज हो जाएगी, हमारी फैक्ट्री को शॉर्टेज हो जाएगी। और हम धीरे धीरे शिफ्ट करना चाह रहे हैं टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, टूवर्ड्स सोलर एनर्जी।
बट इस सोलर एनर्जी का जो बेस है, वो हमारा जो बेस है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? चाइना के ऊपर, क्योंकि हमारे पास डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू सोलर पैनल्स। ऑल राइट, ठीक है। तो इसी सीरीज में जो है गवर्नमेंट ने इसमें जो है रियलाइज किया है, क्योंकि गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में जो जो फैक्ट्री ओनर्स हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है अगर वो सेल्स अपनी बढ़ाते हैं तो। ऑल राइट, सेल्स बढ़ाने की वजह से गवर्नमेंट उनको इंसेंटिवाइज कर रही थी। तो इंडिया में जो जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में आ रहे थे विद रिस्पेक्ट टू सोलर पैनल्स, तो वो सब लोग असेंबली लाइन या असेंबल कराने के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को उन्होंने ओपन अप किया और वहाँ से सेल्स करके गवर्नमेंट से बेनिफिट उठाया। बट इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमारे देश में, क्योंकि जो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी, जैसे कि पॉलीसिलिकॉन बनाना, सिलिकॉन वेफर्स बनाना, इनगॉट्स बनाना, वो डेवलप नहीं हो पा रही थी। तो गवर्नमेंट ने इसी चीज़ को रियलाइज़ किया, जो है इसी सीरीज़ में गवर्नमेंट ने ये कहा कि गवर्नमेंट अब सेल्स के ऊपर इंसेंटिवाइज नहीं करेगी अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। गवर्नमेंट अब सपोर्ट करेगी, क्योंकि जो अपस्ट्रीम लेवल पे जो सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट पहले जो 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 इन्वेस्टर्स थे हमारे यहाँ कर नहीं रहे थे, बिकॉज दे वर अफ्रेड कि वो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बट गवर्नमेंट ने अभी उनको अश्योर किया है दैट गवर्नमेंट विल सपोर्ट अंडर PLI स्कीम विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट फॉर upstream wafers and these polysilicons in solar manufacturing. All right, so current PLI scheme is आउटपुट बेस्ड। तो मैंने बताया आपको कि PLI में जो बेनिफिट मिलता है वो किसके लिए मिलता है? इंसेंटिव ऑन सेल्स, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है? वर्क्स फॉर असेंबली लो कॉस्ट बट फेल्स फॉर अपस्ट्रीम। तो सारे मैन्युफैक्चरिंग जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो सब इन्वेस्ट कर रहे हैं कहाँ पे? असेंबली लाइन में। क्यों? क्योंकि उसमें लो कॉस्ट में आप फैक्ट्री डाल सकते हैं। बट अगर आप बात करेंगे पॉलीसिलिकॉन की मैन्युफैक्चरिंग की, तो वो हैवी कॉस्ट का है, तो उसमें लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? सेपरेट कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्सिडी फॉर अपस्ट्रीम यूनिट्स। तो अब लोग अगर जो है इंडिया में सोलर वेफर्स बनाने की कोशिश करेंगे, पॉलीसिलिकॉन बनाने की कोशिश करेंगे, तो गवर्नमेंट उनको PLI स्कीम में सब्सिडाइज करेगी। ऑलराइट, जबकि इनिशियली जो PLI स्कीम आई थी वो इंक्रीमेंटल सेल्स के लिए आई थी, बट अब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट एज वेल। ऑलराइट, चलिए, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, सही बात है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर हो रही है। एंड अलॉन्ग विद दैट हमारा टारगेट है 2070 तक जो है नेट ज़ीरो करना है, एंड 500 गीगावाट हमें टारगेट को अचीव करना है। ठीक है, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। एंड फॉर दैट मैटर वी मस्ट नॉट डिपेंड ऑन चाइना फॉर इम्पोर्ट्स ऑफ बेसिक इंग्रेडिएंट्स। मूविंग forward, there has been uh, you know Ministry of Statistics and Program Implementation has decided to change the base year for GDP। ठीक है, तो जो है जो GDP का जो बेस ईयर जो पहले 2011-12 था, उसको चेंज करके गवर्नमेंट अब क्या बेस ईयर लेके आ रही है? 2022-23। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का भी जो है बेस ईयर चेंज किया जा रहा है, और ये है 2024। और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी बेस ईयर चेंज किया जा रहा है, और वो हो जाएगा अब 2022-23। ऑलराइट, अच्छा, GDP CPI, GDP से बेसिकली जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी देखी जाती है, किसी कंट्री किसी देश में कितना जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके बारे में पता लगाना हो तो हम GDP के डेटा को देखते हैं। सिमिलरली इन्फ्लेशन के ट्रेंड्स, जो इन्फ्लेशन पता करनी हो तो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में देखेंगे। एंड इंडस्ट्रीज किसी भी कंट्री की कैसा परफॉर्म कर रही है, उसके लिए हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखते हैं। अच्छा, बेस ईयर होता क्या है एक्चुअल में ये, और ये रिवीजन ऑफ बेस ईयर क्या है? बेसिकली क्या है, जैसे कि अगर आपको GDP पता करनी हो किसी कंट्री के बारे में, ठीक है, तो क्या होता है उसमें हम करंट ईयर में देखते हैं कि कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, और फिर हम एक बेस ईयर लेते हैं जिससे हम कंपैरिजंस ड्रॉ करते हैं कि उस बेस ईयर के कंपैरिजन में GDP कितना ग्रो कर गई है। जब भी आप किसी चीज़ की ग्रोथ के बारे में बात करेंगे तो आप एक बेसिक पैरामीटर लेंगे जिससे आप बार बार कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी हाइट की ग्रोथ देखना चाहेंगे तो आप ज़रूर देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर ईयर में आपकी हाइट कितनी थी और फिर करंट में आपकी हाइट कितनी है, और फिर आप कंपेयर करेंगे कि अगर आप फला ईयर में, फॉर एग्जांपल अगर आप बेस ईयर 2020 को बनाएं और आपकी हाइट जो है 150 सेंटीमीटर थी इन द ईयर 2020, और 2025 में अगर आप देखें
तो आपकी जो हाइट है वो 200 सेंटीमीटर पहुंच गई है, तो कहीं ना कहीं बेस ईयर में आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर थी और करंट ईयर में आपकी हाइट 200 सेंटीमीटर है। तो अब आप क्या करेंगे, अपने करंट हाइट को अपनी बेस ईयर की हाइट से मैच करेंगे और उसके हिसाब से आप ग्रोथ परसेंटेज देखेंगे। ऑल राइट, और इसी इसलिए हम क्या करेंगे, बेस ईयर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो देयर हैज बीन अ रिवीजन इन विद जीडीपी एंड सीपीआई, तो किस किस चीज़ का जो बेस ईयर है उसको हमने रिवाइज किया है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल विच इज द ग्रेट रीसेट। ऑल राइट, द ग्रेट रीसेट। देखिए इस पे बेसिकली क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने क्या किया है, बेस ईयर्स बेस ईयर्स फॉर जीडीपी, सीपीआई एंड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को चेंज किया है। अब पहले देख लेते हैं जीडीपी क्या है। बेसिकली किसी भी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन का जो लेवल है बेसिकली वो जीडीपी मेजर करता है। किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है वो सीपीआई मेजर करेगा। एंड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बताता है किसी भी कंट्री में जो इंडस्ट्रीज है उनका प्रोडक्शन का, इंडिया में बताएगा जो कि उनका प्रोडक्शन का क्या लिमिट है, क्या कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। एंड बेस ईयर बेसिकली क्या है, बेस ईयर जो है कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए होता है। जैसे कि अगर हमारा बहुत पुराना बेस ईयर होगा तो हम बहुत पुराने बेस ईयर से कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर जीडीपी का जो हमारा पुराना बेस ईयर था वो था 2012-13। ऑल राइट, तो जब हम कंपेयर करेंगे करंट जीडीपी को आज की हमारी जो जीडीपी है, एंड जो हम हमारी जीडीपी 2012-13 2011-12 में थी, तो कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव दिखाएगी कि बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई है कंपेयर टू 2011-12। तो इसीलिए हम लोग जो है टाइमली जो है बेस ईयर्स को रिवाइज करते रहते हैं। तो उसी सीरीज में रिवीजन हुआ है एंड जो नया बेस ईयर आया है वो है 2022-23 फॉर जीडीपी, 2024 जो है वो है सीपीआई के लिए, और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए जो नया बेस ईयर है वो है 2022-23। ऑल राइट, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन आवर नेक्स्ट आर्टिकल which is capturing the invisible economy। ओके फाइन, तो इसी सीरीज में जो बेस ईयर रिवीजन किया गया है तो इसी में ही थोड़े से और रिफॉर्म्स लाए गए हैं। एंड वो रिफॉर्म्स बेसिकली हैं टू कैप्चर द इनविजिबल इकोनॉमी, ठीक है ना। इनविजिबल इकोनॉमी क्या है, जो पहले के जो कुछ ईयर्स बैक जो हमारे यहाँ जो इनफॉर्मल इकोनॉमी थी, जो इनविजिबल इकोनॉमी है, उसका डेटा कैप्चरिंग के लिए बड़ा इश्यूज रहते थे। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो किराना शॉप्स हैं, तो ये कितना काम कर रहे हैं, कितना जो है इन्होंने गुड्स को बेचा है। जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो हमारे हाउस हेल्प्स हैं, तो इनका कितना सैलरी है, ये कितना कमा रहे हैं, ठीक है, कितना जो है ये सर्विसेज दे पा रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स वर नॉट कैलकुलेटेड प्रीवियसली इन आवर जीडीपी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने एक तो बेस ईयर रिवाइज किए हैं एंड इट हैज कम अप विद सॉल्यूशंस लाइक कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूइंग, ठीक है, और एआई का इस्तेमाल करते हुए रियल टाइम एरर चेक्स की बात की है, जिससे कि जो सर्वेज हैं, जो डेटा कैप्चरिंग होगी वो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। और जब ये सारी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कैप्चर किया जाएगा, डेटा और अच्छे से लिया जाएगा, हमारी इनविजिबल इकोनॉमी में जो लोग काम कर रहे हैं, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई उनके उनके बारे में डिटेल्स हमारी इकोनॉमी में नहीं अवेलेबल है, उनकी डिटेल्स जब हमारी इकोनॉमी में आएंगी तो बेहतर बेहतर क्या होगा, तो बेहतर बेसिकली एस्टिमेशन ऑफ बेहतर एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक क्रेडेंशियल्स होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर हम जीडीपी बता पाएंगे, ज़्यादा बेहतर हम इन्फ्लेशन बता पाएंगे। ऑल राइट, सो इसी सीरीज में जो है इनविजिबल इकोनॉमी से रिलेटेड डेटा गैदरिंग, डेटा कैप्चरिंग की बात की गई है। एंड उसी से रिलेटेड कुछ नए सर्वे के मैकेनिज्म्स भी डिराइव किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने, एंड वो है एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है, क्यूब्यूज, क्वार्टरली बुलेटिन्स रिड्यूस्ड लैग फ्रॉम मंथ्स टू डेज, ठीक है ना। तो क्वार्टरली बुलेटिन्स की बात की गई है, एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये रिलेटेड है लेबर कोड से या लेबर रिफॉर्म से। किससे रिलेटेड है? लेबर रिफॉर्म से। ठीक है, तो देखिए पहले के टाइम में हमारे देश में बहुत लेबर इज़ अ पहली चीज़ तो लेबर जो है कॉन्करेंट इशू है। ठीक है, लेबर जो लेबर लॉज है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉज बनाती है एंड स्टेट गवर्नमेंट भी लॉज बनाती है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे ऑलरेडी लॉज एग्जिस्टिंग है जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो वर्कर्स को हायर करने से डरते हैं, और इसी की वजह से इंडिया में बिजनेस कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था। बिकॉज रेगुलर इंस्पेक्टर ये लेबर इंस्पेक्टर्स के इंस्पेक्शंस होते हैं फैक्ट्रीज में, जिसकी वजह से जो ओनर्स होते हैं फैक्ट्रीज के बड़ा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक तो बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज होते हैं, फिर दूसरा बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के लॉज होते हैं, फिर उसके ऊपर से लेबर इंस्पेक्टर्स जो हैं आकर जो नो सडन रेड्स मारते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे एक बड़ा ख़राब मैसेज जाता है विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट्री ओनर्स या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ के ओनर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ओनर्स होते हैं। वो बहुत ही डर के मतलब ज़्यादा लोगों को हायर नहीं करते, वो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा हायर करेंगे कंपेयर टू पीपल। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में रिफॉर्म्स लाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड उन्होंने जो है लेबर कोड्स लेके आए हैं, 4 लेबर कोड्स लेके आए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो और ये 4 लेबर कोड्स बेसिकली 29 सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज को मर्ज करके बनाए गए हैं। ऑल राइट, ठीक है, तो 29 कॉम्प्लेक्स लॉज, आगे देखते हैं, 29 कॉम्प्लेक्स लॉज हैव बीन मर्ज इनटू 4 कोड्स, 4 कोड्स, ठीक है ना। अच्छा, इंस्पेक्टर राज कहा जाता था पहले जब ये लेबर रिफॉर्म्स नहीं लिए गए थे, एंड अभी रिसेंटली ये इम्प्लीमेंट किए गए हैं। तो अब इंस्पेक्टर को बोला जाएगा इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। ठीक है, तो अब इंस्पेक्टर राज नहीं रहेगा, इंस्पेक्टर एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा, जो कि यू नो जो जो वर्कर्स होंगे उनके इश्यूज को सॉर्ट कराने में हेल्प करेगा, रादर एक ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच के साथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के जो ओनर्स हैं उनको उनके ऊपर फाइन्स लगाना, उनको अरेस्ट करना, ऐसा कुछ करेगा। ठीक है, तो गवर्नेंस में रिफॉर्म लिया गया है। ठीक है, अच्छा वो 4 कोड्स देख लेते हैं, और वो 4 कोड्स हैं, कोड ऑन वेजेस। ठीक है, कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड एंड ऑक्यूपेशनल जो है वुमेन्स कोड। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो जो कोड ऑन वेजेस है, इस कोड में बेसिकली क्या है, एक फ्लोर वेज की बात करी है, मतलब एक ऐसे बेसलाइन की बात की है जिससे नीचे किसी भी वर्कर को उससे कम पेमेंट नहीं मिल सकता, चाहे वो हाउस हेल्प ही क्यों ना हो। ठीक है, तो एक बेंचमार्क सेट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से, और इसका यूनिवर्सल कवरेज रहेगा। ठीक है, 100% ऑफ वर्कफोर्स, तो चाहे जो एक ये एक हाउस हेल्प हो या किसी फैक्ट्री में काम करने वाला हो, एक फ्लोर रेट से नीचे उनको सैलरीज नहीं मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कोड है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, और इसमें जो है 300 रूल गवर्नमेंट लेके आई है। पहले क्या था, अगर कोई फैक्ट्री 100 से ज़्यादा लोगों को 100 से ज़्यादा लोग उस फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वो फैक्ट्री ओनर किसी भी अपने वर्कर को निकालने से पहले उसको परमिशन लेनी पड़ती थी गवर्नमेंट से। एंड अब इस रूल को चेंज कर दिया गया है। अब कोई भी फैक्ट्री ओनर अगर 300 से कम वर्कर्स उसके यहाँ काम कर रहे हैं, तो उसको रिट्रेंचमेंट करने के लिए, उसको उन वर्कर्स को अपनी फैक्ट्री से हटाने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। तो अब ये 300 रूल जो है आ गया है। नो गवर्नमेंट परमिशन नीडेड फॉर रिट्रेंचमेंट इन यूनिट्स विद लेस देन 300 वर्कर्स। ठीक है, इसी के साथ साथ गवर्नमेंट जो है एक फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट लेके आई है। एंड ये फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये बेसिकली जैसे परमानेंट जो है एम्प्लॉयर्स होते हैं या जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट होता है, बिल्कुल उसी की तरह होगा। तो सारे बेनिफिट्स एक परमानेंट एम्प्लॉय को मिलेंगे, जो मिलते हैं वही एक फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयर को मिलेंगे, बट प्रोवाइडेड इसमें क्या होगा, जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा, वो फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए होगा। ठीक है, तो पैरिटी विद परमानेंट स्टाफ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हमारा एक सोशल सिक्योरिटी कोड है, और इस सोशल सिक्योरिटी कोड में बेसिकली, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी कोड में जो है गिग इकोनॉमी को रिकग्नाइज किया गया है, जैसे जोमेटो, उबर, जितने भी जो एग्रीगेटर कंपनीज होती हैं या फिर जो प्लेटफॉर्म कंपनीज होती हैं, ठीक है, प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनीज, तो इन लोगों के में जो वर्कर्स काम करते हैं, जो उबर ड्राइवर्स हैं, जोमेटो वगैरह है ना, तो इन सबको गिग वर्कर्स बोलते हैं। तो इनको रिकग्नाइज किया गया है, इनके राइट्स को रिकग्नाइज किया गया है, और इसी के साथ साथ इंश्योर किया गया है जो जितनी भी एग्रीगेटर कंपनीज हैं, जैसे कि वही फिर से मैं बताऊँ आपको, जोमेटो, ओला, उबर,
जितनी भी ऐसी कंपनीज हैं, इन सब कंपनीज को अपने टर्नओवर का 1 से 2% एक फंड बनाया गया है जो कि गिग वर्कर्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ऑल राइट, एंड द नेक्स्ट कोड इज ऑक्यूपेशनल SHWC कोड। ऑल राइट, तो इस कोड में बेसिकली वुमेन्स के राइट्स की बात की है, उनकी सेफ्टी की बात की गई है। एंड इसमें जो है वुमेन्स आर अलाउड टू वर्क फ्रॉम 7 PM to 6 AM विद कंसेंट। एंड सेफ्टी मेजर्स लिए जाएंगे, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल रहे, सिक्योरिटी मेजर्स, सेफ्टी स्टाफ अवेलेबल रहे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है लेबर कोड में। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल एंड दैट इज टूरिज्म इन इंडिया। ठीक है, इंडियन टूरिज्म की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं देखिए, हमारे देश में बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारा हेरिटेज है, बहुत सारा एनवायरमेंट से रिलेटेड नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, सो वी हैव एम्पल ऑफ एवेन्यूज विद रिस्पेक्ट टू प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। फिर भी हमारे यहाँ पे जो फुटफॉल है वो बहुत कम है। अगर हम बात करें इंडिया में, तो ईयरली 5.6 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आ रहा है, जबकि सिंगापुर जैसी छोटी कंट्री में 11.6 मिलियन टूरिस्ट आते हैं। ठीक है, जो कि एक लैंडलॉक छोटी, सॉरी लैंडलॉक नहीं है, एक कोस्टल कंट्री है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है एक आइलैंड कंट्री है, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं एंड इंडिया में इतने कम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बात जो है सिस्टम की है, बात ज़्यादा एवेन्यूज़ होने की नहीं है, कितना सिस्टमैटिक सिस्टम है किसी कंट्री में उस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करें कि इंडिया में क्यों इतना कम टूरिज्म है, तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो इमेज है वो इतनी पॉजिटिव नहीं है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। हमें सेफ्टी के लिहाज से उतना अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, स्कैम्स बहुत किए जाते हैं टूरिस्ट के साथ, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है इंडिया में। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। तो ये इशू है। दूसरा हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का है। बेसिकली जो हमारे जो टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं, वहाँ पे कनेक्टिविटी के बड़े इश्यूज रहते हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं रहती, साइनेज नहीं रहता, साइंस वगैरह का बड़ा दिक्कत होता है, टूरिस्ट बहुत परेशान होते हैं। ठीक है, रेस्ट रूम्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, हाइजीनिक टॉयलेट्स नहीं होते हमारे टूरिस्ट प्लेसेस पे। एंड थर्ड इज सिस्टम। हमारे यहाँ जो वीज़ा की से रिलेटेड वीज़ा लेना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, एंड दैट इज ऑल्सो डिस्करेजेस टूरिस्ट टू रीच इंडिया। हमारे यहाँ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में स्टाफ की शॉर्टेजेस है, हमारे यहाँ जो होटल्स हैं वहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेजेस है। और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा बेसिकली विद इनपुट टैक्स क्रेडिट, गवर्नमेंट जो है 18% GST लगाती है ऑन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। तो इसलिए जो है इंडिया में बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू टूरिस्ट। ठीक है ना, बट द रियलिटी इज कहीं ना कहीं जो है इंडिया काम कर रहा है इसके ऊपर, बट इसमें कुछ रिफॉर्म्स सजेस्ट किए गए हैं कि इंडिया को जो है टूरिस्ट के से जो है टूरिस्ट पुलिस का कॉन्सेप्ट लाना चाहिए, जिसमें वुमेन पुलिस ऑफिसर्स रहें। ऑलराइट, क्लीन टूरिज्म की ड्राइव लेनी चाहिए, जिससे कि जो है जो हमारे जो हेरिटेज साइट्स हैं या जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पे साफ सफाई रहे, हाइजीनिक टॉयलेट्स रहें। ठीक है, इस पर फोकस करना चाहिए। गवर्नमेंट को जो है GST रिफॉर्म्स करने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। उनको जो है उनके GST के रेट्स और रिड्यूस करने चाहिए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पे जो लग रहे हैं। और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को जो है जो होटल्स हैं उनको जो है और इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ को हायर करें। ठीक है, और जो है इसी के साथ साथ सर्किट्स को प्रमोट करना चाहिए, जो कि हम लोग कर रहे हैं, जैसे बुद्धिस्ट सर्किट हो गया, ठीक है, रामायण सर्किट हो गया, ऐसे सर्किट्स को हम प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे और सर्किट्स को हमें प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिले। ऑल राइट, फाइन, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।